यासिन मलिक पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया। यासिन मलिक को यह नोटिस जारी किया गया है। 4 हफ्तों में यासिन मलिक से जवाब तलब किया है। एनआईए की अर्जी पर यासिन मलिक को नोटिस जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने पूछा था कि यासिन मलिक ने किन किन गुनाहों को स्वीकार किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में यह कहा कि बड़े ही शातिराना तरीके से यासिन मलिक ने कोर्ट में खुद का गुनाह कबूल किया था ताकि अधिकतम सजा से वो बच सके। और अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए यासिन मलिक को नोटिस जारी किया गया है और ये पूछा गया है कि वो किन किन आरोपों में अपना जुर्म कबूल करता है। 4 हफ्ते के अंदर यासिन मलिक को इस पूरे मामले पर जवाब देना है। सजाए मौत को लेकर एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है और इसी याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने यह पूछा है कि यासिन मलिक से ये जवाब तलब किया गया है कि किन किन आरोपों में वो अपना जुर्म कबूल करता है। एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के जरिए यासिन मलिक को जवाब देना है। 4 हफ्तों के अंदर यासिन मलिक को ये जवाब देना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। कविंदर जी, एनआईए ने एक याचिका लगाई दिल्ली हाईकोर्ट में और यासिन मलिक के लिए सजाए मौत की इसमें मांग की गई है। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? आपका पहला रिएक्शन। देखिए, यासिन मलिक के ये जो जुर्म है वो हम सब जानते हैं। 30 साल से जो कश्मीर में हो रहा है उसका ये मुख्य रोल इसका रहा है। इसने एयरफोर्स के लोगों को मारा, इसने रूबिया सैयद के केस में उसको किडनैप किया। अगवा वो ड्रामा था या क्या था इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके वक्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। और इसके बाद ही जहाज अगवा किया, कई नौजवानों को रेडिकलाइजेशन में भेजा गया। तो आज जिस प्रकार से हत्याएं और उनका दोषी है, क्या इसको आम व्यक्ति मान करके माफ कर दिया जाए? एनआईए का जो रिकमेंडेशन है उसकी हम सराहना। चलिए, कविंदर गुप्ता जी का फोन कट गया, संभवतः दोबारा उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ये रिएक्शन आया है कि एनआईए ने जो अर्जी लगाई है, जो याचिका कोर्ट में लगाई है, उसकी वो सराहना करते हैं। और क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो यासिन मलिक पर दर्ज हैं, खासतौर पर टेरर फंडिंग और सीमा पार से आतंकवादियों की मदद करने जैसे आरोप, उसमें यूएपीए और आईपीसी के तहत विभिन्न धाराओं के लिए अलग अलग अवधि में उनको सजा सुनाई गई है। और अब क्योंकि सजाए मौत उनके लिए एनआईए ने मांगी है, इसको लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई है और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यासिन मलिक को एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में पूछा गया है कि किन किन आरोपों को यासिन मलिक कबूल करता है। 4 हफ्ते के अंदर यासिन मलिक को ये जवाब देना है। लेकिन इसके इतर इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कई राजनीतिक पार्टियों के इस पर बयान सामने आए हैं। जहां बीजेपी एक तरफ सराहना कर रही है, वहीं महबूबा मुफ्ती का भी इस पर बयान आया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यासिन राजनीतिक कैदी की सजा पर जो सजा काट रहे हैं उस सजा की समीक्षा हो। और कविंदर गुप्ता जी, भाजपा नेता, इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविंदर गुप्ता जी, भाजपा कह रही है कि एनआईए के इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर की कुछ मेन स्ट्रीम पार्टियां ऐसी हैं जो खुलकर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि जो राजनीतिक सजा यासिन मलिक काट रहा है उसकी समीक्षा हो। क्या किसी कातिल को पॉलिटिकल सफर कहा जा सकता है या पॉलिटिकल ये इस तरह से इसको कहना गलत है। और जो लोग इसकी समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, चाहे कोई भी है, चाहे अपने दूसरी पार्टियों की जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसा कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने पहले ही कहा कि एक रूबिया सैयद का जो किडनैपिंग थी वो भी एक ड्रामा था। तो ये उस वक्त होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। कुछ मीटर्स को छुड़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आज जो लोग यासिन मलिक का समर्थन कर रहे हैं, हालांकि ये जानते हैं कि उसने किस प्रकार से कश्मीर में तबाही की है, उसके भी ये दोषी हैं, उन पर भी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों का उस सारे एपिसोड में क्या रोल रहा। साथ ही
जिस तरीके से एनआईए का रुख है और टेरर के खिलाफ एनआईए लगातार चोट कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि घाटी में इसको लेकर माहौल डेफिनेटली बदला है और आतंकवाद की गतिविधियों में जरूर हमने कमी देखी है। ये ठीक बात है कि ये जो एनआईए का रोल है, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज पत्थरबाजी नहीं है, आज वहां पर मिलिटेंट के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग नहीं चलते हैं, आज वहां पर कैलेंडर जारी नहीं होता है। इसका सही कारण है कि सभी जो एजेंसीज है उन्होंने अपने रोल ठीक प्रकार से निभाया है। इस हालात को क्या खराब किया कर रहे हम इसको? तो कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि जो भी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट फैसला करेगी वो ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है एनआईए की वो ठीक रिकमेंडेशन है और आगे से भी इन लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बिल्कुल कविंदर गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके का रवैया एनआईए का यासिन मलिक के खिलाफ है और जिस तरीके से टेरर फंडिंग पर रोक लगाई जा रही है, छापेमार कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, ऐसे में एनआईए की कार्रवाई पर जो ताकतें सवाल उठा रही हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा है, चाहे यासिन मलिक का ही मामला हो, महबूबा मुफ्ती एक ट्वीट करती हैं कि जिस तरीके से उन्हें सजा दी गई है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसके अलावा कई और ऐसी अलगाववादी ताकतें हैं जो इस तरीके से एनआईए की कार्रवाइयों का विरोध करती आ रही हैं। देखिए, स्वाभाविक बात है कि इन लोगों की तो सुनी नहीं जा सकती जो इनके साथ कहीं ना कहीं समर्थन किया करते थे। इसको ऑनरेबल कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए और जिन लोगों ने ये भुगता है, चाहे जो एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन की है, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती का प्रेम हमेशा से मिलिटेंट्स के प्रति या दूसरों के प्रति जागता है, जो गलत है। और जब भी कोई एंटी इंडिया स्लोगन लगाता है, उस पर बात करता है, तो ये उसका समर्थन में खड़ी हो जाती है। इन लोगों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इनकी पॉलिटिकल जो राजनीतिक दुकानदारी आज बंद हुई है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। ठीक है कविंदर गुप्ता जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 18 को महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजपा नेता कविंदर गुप्ता को आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि एनआईए ने जिस तरीके से अर्जी लगाई है यासिन मलिक के खिलाफ मौत की सजा की उन्होंने मांग की है, वो बिल्कुल सराहनीय कदम है और ये पूरा मामला कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए और कोर्ट क्या निर्णय लेगा वो देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में जम्बू चिड़ियाघर का उद्घाटन किया। जम्बू चिड़ियाघर उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। इस चिड़ियाघर में गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बाघ, तेंदुए, भालू, मगरमच्छ, अन्य जानवरों को लाया गया है। इसमें बच्चों के लिए एक पार्क, बैटरी से चलने वाली कार और साइकिल सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये चिड़ियाघर जम्मू में पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देगा। ये 62 करोड़ से थोड़ी ज्यादा लागत में मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड जू पहली बार जम्मू कश्मीर में बना है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 70 हेक्टेयर में फैले इस जू के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जैसा बताया गया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं, वो उसमें से अधिकांश लोग हमारे विद्यार्थी, आसपास के निवासी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहां भी आएंगे और ये प्रयास हमको अनवरत करना होगा। और मैं समझता हूं कि टूरिज्म की दृष्टि से यह जो काम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्बू जू का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में नहीं बल्कि
देश के बाहर भी जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। G20 की बैठक का जिक्र अभी भारत भूषण जी ने किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 से ज्यादा नागरिकों को इस आयोजन ने गर्व से भर दिया है और मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर अपने विकास के पथ पर शिखर की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। लंबे समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की एक नई जमीन तैयार हुई है और आज एक ऐसे मुकाम पर हम खड़े हैं जहां विकास की वृद्धि दर इस रफ्तार को और तेज कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए यहां का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जहां मेहनत, नॉलेज और उद्यमिता ये तीनों पुरस्कृत हों तथा समावेशी विकास की प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। मुझे विशेष रूप से इस बात पर गर्व है कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक ने G20 की मीटिंग के माध्यम से देश के पौराणिक मूल्यों को शांति, सौहार्द एवं समन्वय की भावना से विश्व पटल पर रखने का काम किया है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज काबिल बनाती है। इस मौके पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। ओल्ड पेंशन स्कीम की कौमी तहरीक कश्मीर यूनिट ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया। इजलास के सदारत सूबाई सदर कश्मीर फारूक अहमद मत्तू ने की। मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया गया कि यूटी इंतजामिया से NPS को खत्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की दरख्वास्त की जाए। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस ताशीर अरबिस्तान ने न्यू मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स दराज के तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही मुतल्लिका अफराद को मुंसिफ कोर्ट के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी उनके हमरा थे। लद्दाख स्काउट्स के 60 साल मुकम्मल होने पर करगिल में एक मशल रैली निकाली गई। द्रास और मेमोरियल से होते हुए लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। लद्दाख स्काउट्स के जवान और साबिक फौजियों ने इसमें शिरकत की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बांडीपुरा जिले के बाजीपुरा इलाके में रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूटी के अध्यक्ष वक़ार रसूलवानी ने की। PDAP नेता मोहम्मद अमीन भट्ट गुजर बस्ती में पार्टी की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में पार्टी सफलता की राह पर है। उन्होंने गुर्जर बकरवाल समुदाय से एकजुट रहने की अपील की। जिला बांडीपुरा के हाजिन सोनवारी में 2 दहाइयों बाद सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू हो गया है। हाजिन सोनवारी के आवाम दरसे दराज से पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। JMC द्वारा 1 महीने पहले पॉलिथीन प्रतिबंध के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। इस 1 माह के दौरान 40 से अधिक शिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थानों में यह अभियान चलाया गया। परेड ग्राउंड से हरी सिंह पार्क तक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव भी शामिल हुए।
सीएमसी जम्मू की तरफ से पॉलिथीन मुक्त जम्मू का अभियान चलाया गया है, जिसमें कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी आज इस वॉकथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा मौजूद हैं। क्या मकसद था इस वॉकथॉन के पीछे? देखिए, जम्मू बदल रहा है और जम्मू में नई सोच आई है। जब हमने आह्वान किया था कि हमने जो साख का विसर्जन है वो नहर में करना है, सूर्यपुत्री तवी में नहीं करना है, तो पूरे जम्मू ने खुद बदलाव किया था। उसी से प्रेरणा लेते हुए जम्मू अब चाहता है कि हम पॉलीथीन मुक्त भी हों, और उससे आप देख सकते हैं कितने स्कूल के यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं। 1 महीना तक पूरा ये मुहिम चला जम्मू की प्रेरणा के कारण। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम गए और आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। कोई स्कूल नहीं बचा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बची जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो ये बताता है कि जम्मू का सोच, जम्मू की प्रोग्रेसिवनेस, और जम्मू जो चाहता है कि हमें नई व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छा पानी चाहिए, अच्छी सफाई चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, उसकी तरफ बढ़ते हुए ये बहुत बड़ा संकेत। पॉलिथीन मुक्त जम्मू बनाना कितना अहम है, कितना नुकसान होता है पॉलिथीन से? पॉलीथीन मुक्त करना इसलिए अहम है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और हर जगह हमें पॉलीथीन दिखता है और इससे हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। जब हम कंपोस्टेबल कैरी बैग यूज करेंगे, वो ना तो एनिमल के लिए हानिकारक हैं, ना ही वो मनुष्य के लिए हैं, और ना ही हमारी वाटर बॉडीज उससे प्रभावित होती हैं। तो हमें अच्छा वातावरण मिलेगा उसके लिए, तो इसलिए बहुत आवश्यक है और हम अच्छी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अहम है कि पॉलिथीन मुक्त जम्मू बनाया जाए, क्योंकि इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको नुकसान है, यहाँ पे जो लोग हैं, मवेशी हैं, उनको नुकसान होता है। इसलिए सिविल सोसाइटी, यहाँ के लोकल लोग, स्टूडेंट, बच्चे जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में हैं, उन सबको साथ में लाया गया है ताकि इस वॉकथॉन के जरिए एक मैसेज दिया जाए कि जम्मू को अब पॉलिथीन मुक्त बनाना है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। अक्सर विवादों में रहने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व विधायक जावेद अहमद राणा ने एक बैठक के दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार गिलगित और बलूचिस्तान में भारत का झंडा फहराए, इसके लिए हम सब साथ हैं। जावेद राणा ने कहा कि सीमा पर ये खून खराबा खत्म होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, जरा उनकी हालत देख लीजिए। वो इस्लाम पे मुल्क बनाने के बाद वो दुनिया को इस्लाम का क्या अक्स देना चाहते हैं, क्या कंसेप्ट देना चाहते हैं। तो मैं देश की लीडरशिप को भी ये कहना चाहूंगा कि आप हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये देश जो है दुनिया का मास्टर बने, विश्व गुरु बने। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को धराशायी किया है। ड्रग्स ले जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया गया है। ये मामला अमृतसर के बॉर्डर के पास का है, जहां एक पाकिस्तानी ड्रोन ड्रग्स ले जाता हुआ पाया गया, जिसे बीएसएफ ने बड़ी ही तत्परता के साथ धराशायी किया है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इस ड्रोन को डिसमेंटल किया गया, उसके बाद इसमें भारी मात्रा में ड्रग्स पाए गए। पाकिस्तानी ये ड्रोन था। अमृतसर के बॉर्डर के पास का ये पूरा मामला है। सीएम सुखू दिल्ली के दौरे पर हैं, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने फिर जोर पकड़ लिया है। इसमें राजेश धर्माणी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है और चर्चा है कि जून में उनकी ताजपोशी हो सकती है। वहीं बोर्ड और निगमों में खाली पड़े पदों को लेकर चर्चा हो सकती है। इधर डिप्टी सीएम भी शाम को दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिससे इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। खबर ये भी आ रही है कि आधे दर्जन नेताओं को खाली पड़े पदों में सेट किया जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम का कल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम सुखू ने भी कल देर रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम सुखू से आज दिल्ली में हिमाचल सदन जाकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की। सीएम ने भी शॉल पहनाकर सिद्धू का स्वागत किया। तो दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं सीएम सुखू अपने दिल्ली दौरे के दौरान कल देर शाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिले। इस मुलाकात में क्या मायने रहे और दिल्ली दौरे पर क्या कुछ खास रहने वाला है, इसे लेकर सीएम सुखू से बात की हमारे सहयोगी रवि मिश्रा ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कल देर शाम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो इस मुलाकात के पीछे क्या मायने निकले? देखिए, उन्होंने कहा कि यमुना का जो पानी है
उसको हम खरीदने के लिए तैयार है। 2 साल पहले हमारी सरकार से उनका MOU हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उस पर आगे बढ़ा जाए। तो हमने कहा कि हम पानी देने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि हम उसके पैसे देने के लिए तैयार है। किसाऊ बांध का मुद्दा था और रेणुका डैम का मुद्दा था। तो किसाऊ और रेणुका डैम के मुद्दे पर हरियाणा की सरकार, हिमाचल की सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में अगले कुछ दिनों में आधिकारिक तौर पर बात होगी, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। बिजली मंत्री और वित्त मंत्री से मिलना है, किस संदर्भ में मुलाकात हो सकती है? देखिए, बिजली मंत्री जी से मैं पहले भी मिला था। हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारे जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर मुद्दे हैं, वाटर सेस से लेकर कुछ मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर मैं आज उनसे फिर मुलाकात करने जा रहा हूँ कि हिमाचल का जो बहता हुआ पानी है उसमें हिमाचल को अधिकार नहीं मिल रहा है। कंपनियां हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है और हिमाचल के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। इस दृष्टिकोण से हम उनसे रॉयल्टी ज्यादा बढ़ाने की बात करने जा रहे हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन योगी के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। एनपीए बंद करने के फैसले के खिलाफ शिमला समेत हिमाचल में कई जगहों पर अस्पतालों में डॉक्टर्स 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। इस दौरान सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लोगों का इलाज नहीं किया गया। हालांकि स्ट्राइक में आपातकालीन सेवाएं बाहर रहीं, लेकिन इस स्ट्राइक का असर अस्पतालों में दिखा। मरीज परेशान होते नजर आए। शिमला में हर दिन आईजीएमसी में करीब 3 से 4 हजार मरीज ओपीडी में अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन आज पेन डाउन स्ट्राइक के चलते एक ओर मरीजों की संख्या में कमी देखी गई, वहीं दूसरी ओर मरीज 2 घंटे परेशान भी रहे। वहीं डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि उनकी स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक एनपीए बंद करने की अधिसूचना सरकार वापस नहीं ले लेती। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स की स्ट्राइक अब धीरे धीरे कड़ी होती जा रही है। पहले हमने देखा कि ब्लैक बैजेस डॉक्टर्स ने लगाए और अब 11 बजे तक के लिए पेन डाउन स्ट्राइक की बात डॉक्टर्स ने कही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के, हम कह सकते हैं, सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में जो पूरी तरह से एक्टिव है, आईजीएमसी में। और यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं चाहे प्रशिक्षु डॉक्टर्स हैं, सभी अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं और अपनी स्ट्राइक के ऊपर हैं। मांग एक ही है कि जो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है एनपीए को बंद करने का, उसको वापस ले और जल्द से जल्द उसकी बहाली करे। इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आपका निर्णय है और अब क्या प्लानिंग आगे है? अभी तक जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें अभी तक यही निर्णय हुआ है कि हम काले बिल्ले पहनेंगे और 9:30 से 11 बजे तक जो है पेन डाउन स्ट्राइक रहेगा, जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी ओटीज निरंतर काम करते रहेंगे। बाकी जो आगे की रणनीति बनेगी वो सरकार के फैसले पे, अगर जैसे ही अगर डी नोटिफाई हो जाता है, हमें कोई इस तरह से कोई शौक नहीं है कि भी हम सड़कों पे उतरे और एक जैसा जानते हैं कि नोबल प्रोफेशन है और हम एक शांति प्रिय तरीके से जो है अपना प्रोटेस्ट शो करते हैं और हम सरकार से आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे पुनर्विचार किया जाएगा और फिर इस फैसले को वापस लिया जाएगा। बिल्कुल, अब ये रेजिडेंट डॉक्टर के एसोसिएशन है प्रेसिडेंट के, और इस वक्त हमारे साथ एससीए प्रेसिडेंट भी हैं डॉक्टर्स के, क्योंकि इनको सीधे तौर पर ये दिक्कत झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर साहब, क्या आपका कहना है, क्या आपका नाम है और दिक्कत क्या है, सरकार से क्या चाहते हैं? मेरा नाम शेखिन सोनी है। मैं यहाँ की जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन है, इसका प्रेसिडेंट हूँ। तो अभी जैसे आपको पता है कि एनपीए जो है वो हमारे जो बैचेज आगे अपॉइंट होने थे, उनका एनपीए सरकार ने विड्रॉ कर दिया है, जो भी उन्होंने रिसेंट नोटिफिकेशन निकाली है। लेकिन हमारी एक ही मांग है कि हमें एनपीए मिलना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 90% कम से कम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं। उसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी खुद एक सामान्य परिवार से आते हैं और उन्हें ये बेहतर उन्हें ये चीज़ वो जानते हैं कि क्या समस्याएं एक सामान्य परिवार के लोगों को झेलनी पड़ती है। तो इसलिए हमारी एक ही मांग है कि इस एनपीए को वापस किया जाए और जो आने वाली अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें एनपीए दिया जाए। बिल्कुल, तो ये डिमांड्स डॉक्टर्स की है और जो प्रोटेस्ट है अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि मीटिंग्स अब इसके बाद एसोसिएशन की होगी और उसमें फिर कड़े निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार क्या इस समस्या का समाधान निकालती है, क्या सरकार अपनी नोटिफिकेशन को वापस लेती है या फिर इसी प्रकार से ये खींचतान लंबी चली रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।